सबसे पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ राइजिंग पोटैटो क्रॉप फ्रॉम ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड और बोटेनिकल सीड वाज डेवलप्ड बाय। आलू की फसल को ट्रू पोटैटो सीड या वानस्पतिक बीज से उगाने की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? देखो, अब ट्रू पोटैटो सीड का मतलब क्या है? वैसे तो आप पोटैटो है वो किससे लगाते हैं? ट्यूबर से। तो ट्यूबर क्या है? बोटेनिकली सीड तो नहीं है ना। वैसे तो एग्रोनॉमी में आप क्या बोलते हो, या सॉरी मैं एग्रीकल्चर बोलूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। एग्रीकल्चर में सीड किससे बोलते हो? जिससे मल्टीप्लेक्शन हो जाए वो सब सीड है। चाहे वो बोटेनिकली सीड है यानी वानस्पतिक रूप से बीज है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है, पोलन और एग सेल के फर्टिलाइजेशन से जो बना है, चाहे उससे है चाहे प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे कोई ट्यूबर है, कोई स्टेम कटिंग है, जैसे शुगर केन के अंदर अपने शुगर केन का सेट काम में लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में जिससे मल्टीप्लेक्शन होता है वो सारे के सारे ही क्या है? सीड है। लेकिन अब पोटैटो का जो ट्यूबर है वो बोटेनिकली सीड तो नहीं है, यानी ट्रू सीड तो नहीं है। और अगर ट्रू सीड लिया जाए पोटैटो का तो आप सोचो कितना जो पोटैटो है जो प्लांटिंग मटेरियल में यूज होता है। ये आलू की जो रोपाई है वो आप किससे करते हैं? ट्यूबर से करते हैं। और उस ट्यूबर की जब बजाय हम वास्तव में जो पोटैटो का सीड होता है, बोटेनिकली सीड होता है, उससे अगर हम क्या है सॉविंग करने लग जाएं तो कितना पोटैटो जो प्लांटिंग मटेरियल में खर्च होता है वो बच जाएगा और लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी का काम करेगा, खाद्य सुरक्षा का काम करेगा। इसलिए भारत के एक साइंटिस्ट जो CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रहे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि बोटेनिकली जो वानस्पतिक बीज है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो ट्यूबर पोटैटो है उनको बचाया जा सके और उसको फूड सिक्योरिटी में काम में लिया जा सके। तो ये साइंटिस्ट कौन थे बताओ भाई? ए ऑप्शन है डॉक्टर एस रामानुजन, बी ऑप्शन है पुष्कर नाथ, सी ऑप्शन है CT पटेल और डी ऑप्शन है बोसी सेन। देखो, बोसी सेन की बात करें ये तो मक्का के ब्रीडर थे और इन्होंने हाई हील्स के लिए मक्का की कई वेराइटियां डेवलप की थी। बोसी सेन का नाम ध्यान रखना, ये मेज के मक्का के प्लांट ब्रीडर थे और इन्होंने हाई हील्स के लिए मेज की जो कई वेराइटियां हैं उनको डेवलप किया था। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे CT पटेल, और CT पटेल को तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग जानते होंगे। CT पटेल है, इन्होंने पूरे दुनिया का फर्स्ट जो हाइब्रिड कॉटन है वो डेवलप किया था। क्या नाम था फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन का? आप अच्छी तरह से जानते होंगे, H4 था ना। दुनिया का जो सबसे पहला हाइब्रिड था कॉटन का वो CT पटेल ने डेवलप किया था। कहां पे? गुजरात में, सूरत के अंदर इन्होंने डेवलप किया था। तो आप इन्हें फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी कहते हैं। और हाइब्रिड कॉटन की जो वैरायटी इन्होंने डेवलप की थी वो कौन सी डेवलप की थी? H4 की थी। और कौन से सन में की थी? H4 1970 के अंदर की थी। H4 वैरायटी 1970 के अंदर इन्होंने डेवलप की थी। तो CT पटेल ये कॉटन के ब्रीडर थे और दुनिया का कॉटन का फर्स्ट हाइब्रिड जो है H4 वो इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। इसीलिए आप इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन है वो भी कहते हैं। पुष्कर नाथ ने सीड प्लॉट टेक्निक डेवलप की थी। सीड प्लॉट टेक्निक डेवलप की थी जिसमें पोटैटो ट्यूबर सीड जो है ना वो डिजीज फ्री पोटैटो ट्यूबर सीड है वो मतलब तैयार करने की एक टेक्निक थी। यानी जो पोटैटो के ट्यूबर आप सीड के रूप में काम में लेते हो तो वो पोटैटो ट्यूबर सीड जो है वो वायरस फ्री या डिजीज फ्री कैसे तैयार किए जा सकते हैं उसकी जो टेक्निक थी वो क्या थी? सीड प्लॉट टेक्निक थी। और सीड प्लॉट टेक्निक है वो किसने दी थी? पुष्करनाथ जी ने दी थी। लेकिन यहां पूछा है ट्रू पोटैटो सीड या बोटेनिकली जो सीड है वो किसने डेवलप किया था? वो डॉक्टर एस रामानुजन ने डेवलप किया था। तो डॉक्टर रामानुजन इस क्वेश्चन के राइट आंसर है, यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। अब आप बता सकते हो 1 हेक्टर के लिए ट्रू पोटैटो सीड की कितनी आवश्यकता होती है? 1 हेक्टर के लिए ट्रू पोटैटो सीड की कितनी आवश्यकता होती है बताइए भी? कॉटन की पहली इंटरस्पेसिफिक वरलक्ष्मी थी, बिल्कुल सही बात है। 1 हेक्टर के लिए कितने ट्रू पोटैटो सीड की आवश्यकता होती है? कितने ट्रू पोटैटो सीड की आवश्यकता होती है बताइए भाई? अगर आप डायरेक्ट सॉविंग करते हैं तो कितनी आवश्यकता होती है? 100 से 150 ग्राम की आवश्यकता होती है। और वहीं पे आप नर्सरी लगा के फिर सॉविंग करते, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 45 से 50 ग्राम की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट अगर आप सॉविंग कर रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम चाहिए। और अगर आप क्या है नर्सरी लगा रहे हैं तो फिर कितना चाहिए? 45 से 50 ग्राम
ट्रू पोटैटो सीड की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर आइडोटाइप। आइडोटाइप के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले तो आइडोटाइप दिया किसने था, फिर हम रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आइडोटाइप है वो किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। और आइडोटाइप होता क्या, पहले ये भी तो पता होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से वहां के लिए जो मॉडल टाइप प्लांट होता है या जो आइडियल प्लांट होता है, यानी वहां पर वो सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा और सबसे बढ़िया प्रोडक्टिविटी देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडोटाइप बोलते हैं। तो आइडोटाइप के लिए गलत स्टेटमेंट कौन सा है देखते हैं यहां पे। इन मेज आइडियल प्लांट टाइप वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय मोक एंड पियर्स। यानी मक्का के अंदर जो आइडियल प्लांट टाइप है वो किसने दिया था? आइडोटाइप या आइडियल प्लांट टाइप एक ही बात होता है। मोक और पियर्स ने 1975 में दिया था। पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा है 6 रो बार्ले, यानी 6 रो वाला जो होता है, इसके लिए जो आइडियल प्लांट टाइप है वो किसने सजेस्ट किया था? रसमसन ने किया था। रसमसन ने किया था 1987 में, है ना। रसमसन ने 1987 में जो है उसके अंदर आइडोटाइप प्लांट या आइडियल प्लांट टाइप है वो दिया था। नेक्स्ट अपने बात करें अमेरिकन कॉटन और देसी कॉटन। अमेरिकन कॉटन और देसी कॉटन में इरिगेटेड कंडीशन के लिए यानी सिंचित क्षेत्रों के लिए जो आइडियल प्लांट टाइप है वो सिंह और उसके साथियों ने 1974 में प्रपोज किया था, है ना, दिया था। कहने का मतलब सिंह और उसके साथियों ने अमेरिकन और देसी कॉटन के लिए इरिगेटेड एरिया के लिए आइडियल प्लांट टाइप है वो सिंह व उसके साथियों ने दिया था। तीसरा स्टेटमेंट ये है। चौथा स्टेटमेंट है चावल के अंदर आइडियल प्लांट टाइप है वो डोनाल्ड ने 1964 में सजेस्ट किया था। और पांचवा स्टेटमेंट है वो ये है कि जो ब्रेसिका है उसके अंदर आइडियल टाइप प्लांट या आइडोटाइप प्लांट है, ये भार्गव और उसके साथियों ने 1984 में दिया था, प्रपोज किया था। तो यहां पे 5 स्टेटमेंट है जिसमें 4 सही है, 1 गलत है। बताइए जो गलत है वो कौन सा है? जो गलत है वो कौन सा है? मक्का में तो मोक और पियर्स ने 1975 में दिया था, और 6 रो बार्ले है उसके अंदर दिया था रसमसन ने 1987 में, और अमेरिकन और देसी कॉटन के लिए इरिगेटेड कंडीशन के लिए दिया था सिंह और उसके साथियों ने। चावल में डोनाल्ड ने 1964 में दिया था, और ब्रेसिका के अंदर भार्गव और उसके साथियों ने 1984 में दिया था। देखो बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक है। राइस के अंदर डोनाल्ड ने न देकर जिनिंग ने दिया था। राइस के अंदर डोनाल्ड ने न देकर आइडोटाइप किसने दिया था? जिनिंग ने दिया था, ठीक है, जिनिंग ने। किसने दिया था? जेनिंग ने दिया था। राइस के अंदर जो आइडोटाइप है वो किसने दिया था? जेनिंग ने दिया था। अच्छे से ध्यान रखना, किसने दिया था? जेनिंग्स ने दिया था। चलो अब आप मुझे बताओ कि डोनाल्ड ने, ठीक है, आइडोटाइप कॉन्सेप्ट है वो डोनाल्ड ने दिया था, इसके अलावा डोनाल्ड का और क्या कंट्रीब्यूशन है? हार्वेस्टिंग इंडेक्स भी किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लेना। हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो भी किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। हार्वेस्टिंग इंडेक्स डोनाल्ड ने दिया था। हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। अच्छे से ध्यान रखना। आप में से कोई हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला बता सकता है क्या? मैं बहुत बार आपको क्विज के अंदर बता चुका हूं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, कई बार अपने बात कर चुके हैं। ग्रेन इल्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल इल्ड इनटू में 100। देखो शॉर्ट में लिख देता हूं, इकोनॉमिक इल्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल इल्ड इनटू में 100, तो ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स परसेंटेज आ जाता है। ये भी किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि डोनाल्ड ने आइडोटाइप कौन से प्लांट के लिए दिया था? कौन से प्लांट के लिए इन्होंने आइडोटाइप दिया था? कौन से प्लांट के लिए डोनाल्ड ने आइडोटाइप दिया था? कोई भी बताओ भाई।
इकोनॉमिक यील्ड का मतलब है जो आप पौधे का भाग बेचते हैं, यानी उसके ग्रेन से मतलब है हमें। आइडोटाइप कॉन्सेप्ट भी डोनाल्ड ने दिया था, और डोनाल्ड ने कौन सी फसल के अंदर आइडोटाइप दिया था? वीट के अंदर दिया था। शाबाश, पढ़ते तो हैं बच्चे। जो डोनाल्ड है, इन्होंने वीट के अंदर आइडोटाइप है वो दिया था। तो आइडोटाइप्स के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने, बस इतना पढ़ लिया आपने बहुत है। नेक्स्ट अपने बात करें, व्हेन पोलन फ्रॉम एन एंथर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दिस कंडीशन इज नोन एज। जब परागकोश का परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल की वर्ती कागर पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? एक ऑप्शन है गिटेनोगेमी, दूसरा ऑप्शन है ऑटोगेमी, तीसरा है क्लस्टोगेमी और चौथा है जीनोगेमी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये एक पौधा है और इस पर ये एक फ्लावर है और दूसरा ये फ्लावर है, ठीक है। अब जो ये फ्लावर है, इस फ्लावर का प्लांट सेम ही है, एक फ्लावर का पोलन उसी प्लांट के दूसरी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचता है, उसे क्या बोलते हैं? तो भाई इससे बोलते हैं गिटेनोगेमी। क्या बोलते हैं इसे? गिटेनोगेमी बोलते हैं। ये गिटेनोगेमी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो कौन सा है? ए ऑप्शन है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अगर इसी प्लांट का पोलन, इस प्लांट के एक फ्लावर का पोलन सेम ही फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंचता, तब हम इसको क्या बोल देते? ऑटोगेमी बोल देते। तब हम क्या बोल देते? इसको ऑटोगेमी बोल देते। दूसरा ऑप्शन की अगर अपने बात करें, राइट आंसर तो ए ऑप्शन है, इसको बोलते ऑटोगेमी। ये दोनों ही कंडीशन कैसी है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन तभी होता है जब जीनोटाइप अलग हो जाता है। पौधा सेम है तो जीनोटाइप अलग कैसे हो सकता है? सेम ही जीनोटाइप है। ये दोनों कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन में आती है। एक तो आपकी गिटेनोगेमी और दूसरा कौन सा? ऑटोगेमी। ये सेल्फ पॉलिनेशन के प्रकार होते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं, एक प्लांट है और इसका ये फ्लावर है और इसके जो पोलन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? जीनोगेमी बोलते हैं। जीनोगेमी को आप एलोगेमी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलोगेमी भी बोल सकते हैं। और ये क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। ये क्या है? क्रॉस पोलिनेशन है वो होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? एलोगेमी या जीनोगेमी ये किस में आता है? क्रॉस पोलिनेशन में। और गिटेनोगेमी और ऑटोगेमी किसके अंदर आता है? सेल्फ पोलिनेशन के अंदर आता है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है गिटेनोगेमी के केस में। अब देखो गिटेनोगेमी के केस में क्या होता है, जैसे ये कोई पौधा है, अब इसके एक फ्लावर के जो पोलन है वो दूसरे की स्टिग्मा पर जा सकते हैं, तो इसका मतलब है इस फ्लावर पर दूसरे पोलन आने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। तो जब इसके पोलन इस पर आ सकते हैं तो आसपास भी इस फसल में इसी पौधे के, मतलब इसी फसल के पौधे खड़े हुए, तो इनके भी तो पोलन यहाँ पे आ सकते हैं। ये खुद के पौधे से कितने पोलन होंगे? 50 फूल होंगे, 100 होंगे उनके पोलन, और आसपास क्या है? सैकड़ों पौधे हैं उनके पोलन। तो आसपास के जो पौधे, उनसे पोलन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उनके पोलन आने के चांसेस रहेंगे। प्रैक्टिकली अगर अपने बात करें, अगर सेम ही पौधे के एक फ्लावर के पोलन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर आते हैं, वो तो सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन जिसमें ऐसी कंडीशन है उसमें दूसरे पौधे के भी पोलन आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, तो जिसके अंदर गिटेनोगेमी है ना, उसमें आप प्रैक्टिकली देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन दिखेगा आपको, क्योंकि इसके खुद के परागकण आके दूसरों के आ जाएंगे। यहाँ पे जो गिटेनोगेमी है वो खुद तो सेल्फ पॉलिनेशन है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। इसलिए गिटेनोगेमी के लिए क्या बात बोली जाती है? गिटेनोगेमी जेनेटिकली, गिटेनोगेमी जेनेटिकली क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड है और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड है। गिटेनोगेमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटेड है और फंक्शनली क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। ध्यान रखिएगा, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटेड है और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड है। बात समझ में आई ना? भी ये स्थिति जो दिख रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन जिसमें ऐसी स्थिति होती है उसमें पोलन बाहर से आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं गिटेनोगेमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटेड होता है और फंक्शनली क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। वैसे गिटेनोगेमी का एक फसल का जो उदाहरण है वो कौन सा है? मक्का है। मक्का के अंदर क्या देखने को मिलता है? गिटेनोगेमी है वो देखने को मिलता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच वन इज लोएस्ट कॉस्ट वेराइटी? सबसे कम लागत वाली किस्म कौन सी है? देखो, ए ऑप्शन है सिंथेटिक वेराइटी, बी ऑप्शन है कंपोजिट वेराइटी और सी ऑप्शन है हाइब्रिड वेराइटी, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज।
इन 3 प्रकार की किस्मों में सबसे कम कॉस्ट किसकी है? देखो सबसे ज्यादा कॉस्ट तो हाइब्रिड वैरायटी की है, सबसे ज्यादा कॉस्ट तो हाइब्रिड वैरायटी की होती है। इस हाइब्रिड वैरायटी की कॉस्ट से बचने के लिए ही तो सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी तैयार की जाती है। इसकी कॉस्ट से बचने के लिए सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी है वो तैयार की जाती है। एग्रीकल्चर सक्सेस सोनाली है ना, एग्रीकल्चर सक्सेस ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। सबसे महंगी तो हाइब्रिड पड़ती है और उसी से छुटकारा पाने के लिए उससे सस्ती पड़ती है कंपोजिट वैरायटी और उससे सस्ती पड़ती है सिंथेटिक वैरायटी। सिंथेटिक वैरायटी में जो बेटर पेरेंट्स लाइनें होती है वो 4 से 10 होती है और कंपोजिट वैरायटी है उसके अंदर बेटर पेरेंट्स लाइन बहुत सारी होती है, इसलिए कंपोजिट वैरायटी की कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा पड़ती है। तो सबसे कम कॉस्ट पड़ती है वो सिंथेटिक वैरायटी की पड़ती है। सबसे कम कॉस्ट होती है वो किसकी पड़ती है, हमेशा सिंथेटिक वैरायटी की पड़ती है, उसके बाद कंपोजिट वैरायटी की होती है और उसके बाद अगर आप जाओगे तो हाइब्रिड वैरायटी की कॉस्ट सबसे ज्यादा पड़ेगी। हाइब्रिड वैरायटी है उसकी कॉस्ट क्या होती है, सबसे ज्यादा पड़ती है। और हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड सीड है वो हर कोई फार्मर नहीं ले सकता है, इसीलिए फिर क्या है, कंपोजिट वैरायटी का जुगाड़ किया गया है। और कंपोजिट से भी सस्ता कौन सा है, सिंथेटिक वैरायटी है वो है। हालांकि सिंथेटिक वैरायटी तैयार करते समय जनरल कंबाइन एबिलिटी चेक की जाती है, लेकिन कंपोजिट वैरायटी तैयार करते समय जेनेटिकल कंबाइन एबिलिटी है वो चेक नहीं की जाती है। हाँ एक चीज और बात करता हूं कि कल को अगर मेंटेनेंस करना पड़े दोबारा से, मान लो वैरायटी में कोई जेनेटिकली इंप्योरिटी आ जाती है यानी अनुवांशिक रूप से कोई अशुद्धि आ जाती है, तो फिर से इसमें सुधार करना पड़े तो सबसे आसानी से सुधार हाइब्रिड वैरायटी में होता है, उसके बाद सिंथेटिक वैरायटी में होता है और सबसे मुश्किल जो सुधार होता है वो कंपोजिट वैरायटी में होता है, क्योंकि कंपोजिट वैरायटी में ये क्लियर नहीं होता है कि किस किस के बीच में क्रॉस हुआ है, किस किस के बीच में क्रॉस हुआ है। लेकिन सिंथेटिक वैरायटी में भी पूरी तरह से क्रॉस क्लियर तो नहीं है, लेकिन उसमें पेरेंट्स लिमिटेड है। सिंथेटिक वैरायटी में पेरेंट्स कितने होते हैं, 4 से 10 होते हैं, लेकिन कंपोजिट वैरायटी में बहुत सारी बेटर पेरेंट्स लाइनें होती है, तो उसका कोई पता नहीं है कि उसको हम मेंटेन है वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो सबसे सस्ती जो पड़ती है, सबसे सस्ती पड़ती है आपकी सिंथेटिक वैरायटी। नेक्स्ट अपने बात करें, अक्रॉस बिटवीन एन इनब्रीड लाइन एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज नोन एज, एक अंतरजात रेखा और एक खुली परागण वाली किस्म है उसके बीच में जो क्रॉस होता है उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहला है सिंगल क्रॉस। सिंगल क्रॉस है वो दो इनब्रीड लाइन के बीच में होता है, दो इनब्रीड लाइन के बीच में जो होता है वो सिंगल क्रॉस होता है, मतलब सबसे आसान क्रॉस होता है। दो इनब्रीड लाइन के बीच में क्रॉस होगा वो सिंगल क्रॉस होगा, तो ये तो है ही नहीं। डबल क्रॉस क्या होता है, दो सिंगल क्रॉस हो जाते हैं, दो सिंगल क्रॉस के बीच में, ये दो सिंगल क्रॉस है और इनके बीच में जो क्रॉस होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, डबल क्रॉस। तो डबल क्रॉस भी नहीं होता है, ठीक है। एक होता है मल्टी क्रॉस, अगर 4 से ज्यादा पेरेंट्स है, देखो डबल क्रॉस में कितने इनब्रीड लाइन है, 4 इनब्रीड लाइन है। डबल क्रॉस में 4 इनब्रीड लाइन होती है, सिंगल क्रॉस में 2 इनब्रीड लाइन होती है और 4 से ज्यादा इनब्रीड लाइन होती है, यानी 2 से ज्यादा सिंगल क्रॉस के बीच में क्रॉस होता है तो उसको मल्टी क्रॉस बोल देते, तो उसको आप क्या बोल देते, मल्टी क्रॉस है वो बोल देते, ठीक है। अगला है टॉप क्रॉस। देखो टॉप क्रॉस क्या होता है, टॉप क्रॉस होता है एक तो इनब्रीड लाइन और एक ओपन पॉलिनेटेड लाइन के बीच में क्रॉस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप क्रॉस। और क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है वो राइट है। अब आप बता सकते हैं कि टॉप क्रॉस है वो किस लिए करवाया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों से पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। बताओ टॉप क्रॉस है वो किस लिए करवाया जाता है, टॉप क्रॉस का उद्देश्य क्या है, बहुत बार बताया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में भी आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। बताओ भाई टॉप क्रॉस का उद्देश्य क्या होता है। क्या बता रहे हो भाई, आप बता रहे हो हेट्रोजाइगोसिटी के लिए। हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब क्या हुआ यहां पे, तुक्के मार रहे हो आप लोग। थोड़े दिन पहले ही बताया था, अगर ऐसे नहीं याद रखोगे तो किसी प्रकार से कोई काम नहीं चलने वाला है, मतलब क्विज में आपको बताते रहे और आप पढ़ोगे नहीं।
कैसे बन गया भी इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट? और बढ़िया बात है, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो, जीने का सबसे आसान तरीका क्या है? ज्यादा तुलनाएं नहीं करनी चाहिए। कंबाइंड एबिलिटी को जांचने के लिए किया जाता है। कंबाइंड एबिलिटी को जांचने के लिए किया जाता है। कंबाइनिंग एबिलिटी को जांचने के लिए किया जाता है। कंबाइंड एबिलिटी को, जो फीस वगैरह उसके डिस्कस के लिए नंबर है ऊपर ना बैचेज के बाद, अभी क्वेश्चन का ही डिस्कस करते हैं। अभी कोई आइडिया नहीं है रिजल्ट का। आप तो टॉप क्रॉस का ऑब्जेक्ट जानिए। टॉप क्रॉस का ऑब्जेक्ट होता है कंबाइंड एबिलिटी को जांचना, कौन किसके साथ कंबाइन हो सकता है, कौन किसके साथ कंबाइन हो सकता है, ये टॉप क्रॉस का उद्देश्य होता है। ठीक है। और डबल टॉप क्रॉस क्या होता है? डबल टॉप क्रॉस क्या होता है? देखो, डबल टॉप क्रॉस का मतलब होता है, एक तो होता है सिंपल क्रॉस, ये हुआ सिंपल क्रॉस है ना। अब इसका जो जनरेशन है वो ये है, और इसके साथ अपने दो इनब्रिड लाइनों के बीच में क्रॉस करवाया, यानी एक सिंपल क्रॉस, और इसके साथ आपने क्रॉस करवा दिया ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का। तो सिंपल क्रॉस के साथ अगर ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का क्रॉस करवा देते हैं तो उसको डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। ये डबल टॉप क्रॉस है, और ये कौन सा है? टॉप क्रॉस है। और डबल टॉप क्रॉस है वो किसमें काम में लिया जाता है? ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। जो डबल टॉप क्रॉस है वो कौन सी फसल में काम में लिया जाता है? डबल टॉप क्रॉस कौन सी फसल में काम में लिया जाता है बताओ? मेज और सुगर बीट में काम में लिया जाता है, मक्का और चुकंदर के अंदर काम में लिया जाता है जो डबल टॉप क्रॉस होता है। डबल टॉप क्रॉस कौन सी क्रॉप में काम में लेते हैं? मेज और सुगर बीट में। और टॉप क्रॉस किस लिए काम में लिया जाता है? कंबाइन एबिलिटी को जांचने के लिए काम में लिया जाता है। ध्यान रखना, टॉप क्रॉस का मतलब यही होता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये थोड़ा सा आपको आराम देने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, ये कहां पर स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर है? ये तो आपको पता ही है, नई दिल्ली में। और कब बना था? 1976 के अंदर बना था। भारत में एग्रीकल्चर से रिलेटेड टोटल 6 ब्यूरो हैं, और उन 6 ब्यूरो में से सबसे पहला ब्यूरो है वो कौन सा है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। अब बताओ, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है? रोम इटली के अंदर है। जिसको नहीं पता है मेंशन कर लेना। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है वो रोम इटली के अंदर है। नेक्स्ट अपने बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इन विच एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल? निम्नलिखित में से कौन सा एपोमिक्सिस का प्रकार है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से भ्रूण का विकास होता है? अब आप इतना तो नहीं जानते होंगे, मेगास्पोर मदर सेल है वो किससे बनी है? मेगास्पोर, सॉरी, उसकी गुणितता क्या होती है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एपोमिक्सिस क्या होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बनना, बिना निषेचन के बीज बनना एपोमिक्सिस होता है। जैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना, बिना निषेचन के फल का बनना क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी कहलाता है। बिना निषेचन के फल का बनना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा है तो उसको आप क्या बोल दोगे? पार्थेनोकार्पी। वैसे ही अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के बीज बन रहा है तो उसे एपोमिक्सिस बोलते हैं। और एपोमिक्सिस से जो बीज बना है, अगर हम उससे प्रोपोगेशन करवाते हैं, प्रवर्धन करवाते हैं, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, सॉरी, वेजिटेटिव क्या, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में रखा जाता है। उसको हम किस में रखते हैं? एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। देखो, प्रोपोगेशन का ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। प्रोपोगेशन, प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है? सेक्सुअल प्रोपोगेशन।
सेक्सुअल प्रोपोगेशन का मतलब है उस सीड से प्रोपोगेशन जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, जो निषेचन के बाद बीज बना है, उससे जो प्रोपोगेशन करवाओगे वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है। और अगर बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हम क्या है मल्टीप्लेक्शन करें, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ लेकिन फिर भी नए पौधे तैयार हो रहे हैं, वो क्या है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है। क्या होता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन दो प्रकार का होता है। देखो अगर हम बात करें एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना है तो हम उसको एपोमिक्सिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसे अपने एपोमिक्सिस। तो जो एपोमिक्सिस है वो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन का प्रकार है। बीज है सीड है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, तभी तो इसको एपोमिक्सिस बोला। और एपोमिक्टिक सीड से अगर प्रोपोगेशन किया जाता है तो वो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है। और पौधे में फूल को छोड़ के किसी भी अन्य भाग से अगर आप प्रवर्धन करवा रहे हैं, लीफ से यानी पत्ती से, स्टेम से यानी तना से, ब्रांच से यानी शाखा से, या फिर किसी रूट से या मॉडिफाइड स्टेम से, यानी फ्लावर है वो पौधे का सेक्सुअल पार्ट है, फूल है वो पौधे का लैंगिक भाग है। और फूल को छोड़ के पौधे के सारे भाग वानस्पतिक भाग होते हैं। और फ्लावर को छोड़ के किसी भी भाग से आप प्रोपोगेशन करा रहे हैं तो वो कौन सा होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। वो कौन सा होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में आता है एपोमिक्सिस। किसमें आता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में आता है। तो अब जनरली क्या है, जो ओव्यूल होता है यानी बीजांड होता है, उसमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन से ये इतनी कोशिकाएं बनती है, ये सारी की सारी हैप्लॉइड सेल है। ये सारी की सारी क्या है हैप्लॉइड सेल है। ये तो है एग सेल यानी अंड कोशिका। कई बार ये एग सेल है ये सीड बना देगी। क्या बना देगी सीड बना देगी। एम्ब्रियो से किया, फिर मैं बोलूं ओव्यूल जो है, एम्ब्रियो से किया ओव्यूल के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं ये क्या है मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी है। मेगा स्पोर मदर सेल। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो फीमेल पार्ट बनता है वो हमेशा मेगा स्पोर मदर सेल से बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल से, क्योंकि फीमेल पार्ट है वो बड़ा होता ओव्यूल होता है। वहीं पे अगर मैं पोलन की बात करूं, परागकणों की बात करूं, तो परागकण छोटे छोटे होते हैं, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने होते हैं। परागकण माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये है डिप्लॉइड। जब इसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, कई संरचनाएं बनेगी, लास्ट में बन जाएगा पोलन। तो पोलन क्या होता है हैप्लॉइड। यानी ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉइड है, इसमें होगा मियोसिस, आगे जितनी भी संरचनाएं बनेगी वो सारी की सारी क्या होगी हैप्लॉइड होगी। इसी तरह से मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉइड होती है, इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या है ये सारी की सारी कोशिकाएं बनती है, इनमें से एग सेल भी होती है, ये सारी की सारी क्या होती है हैप्लॉइड होती है। तो इसने बोला है कि जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से अगर कोई बीज बना है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे क्या बोलेंगे। अब मेगास्पोर मदर सेल से बना है ना, तो ये क्या होगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से ही बना है, यानी द्विगुणित संरचना से ही क्या है यहां पर बीज बना हुआ है। और जो द्विगुणित संरचना से बीज बनता है ना बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस कहा जाता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस कहा जाता है। ध्यान रखिए क्या बोलते हो रिकरेंट एपोमिक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। और इसने पूछा है देखो रिकरेंट एपोमिक्सिस में दो प्रकार हो सकते हैं ना, एक तो डायस्पोरी हो सकता है, सॉरी एक तो डिप्लोस्पोरी हो सकता है जो यहां नीचे दिया हुआ ये रहा डिप्लोस्पोरी, और दूसरा कौन सा हो सकता है एपोस्पोरी हो सकता है। अगर रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात करें तो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो एपोस्पोरी हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है डिप्लोस्पोरी हो सकता है, अगर रिकरेंट की अगर अपनी बात करें तो। ठीक है, अगर देखो मेगास्पोर मदर सेल से बना हुआ है तो मेगास्पोर मदर सेल से बना हुआ है वो क्या कहलाएगा वो डिप्लोस्पोरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा डिप्लोस्पोरी कहलाता है। अगर मेगास्पोर मदर सेल से बना हुआ होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अब देखो ये ओव्यूल होता है, इसके ऊपर इंटीग्यूमेंट सेल होती है, ये विभाजन से ये समसूत्री विभाजन से नहीं बनती है, ये मियोसिस से नहीं बनती है, अर्धसूत्री विभाजन से नहीं बनती है, ये डिप्लॉइड ही होती है। और किससे बनती है ये समसूत्री विभाजन से बनती है, माइटोसिस से बनती है। और इसके नीचे न्यूसेलस सेल होती है, न्यूसेलस सेल होती है ना वो भी डिप्लॉइड होती है, वो भी समसूत्री विभाजन से बनती है। अगर ये इंटीग्यूमेंट सेल या न्यूसेलस सेल जो है इनको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं,
और वेजिटेटिव सेल के अंदर कभी भी मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अगर इन किसी सेल से, यानी इंटीग्यूमेंट सेल जो बीज बनने के बाद जो बीज का आवरण बनाती है ना, उसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट सेल। ओव्यूल के अंदर इसको इंटीग्यूमेंट ही बोलेंगे। और इसके नीचे जो सेल होती है, ओव्यूल है, ओव्यूल के जो नीचे सेल होती है, यानी जो इंटीग्यूमेंट सेल के नीचे जो सेल होती है वो न्यूसेलस सेल होती है। तो इंटीग्यूमेंट और न्यूसेलस को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ये डिप्लॉइड होती है। और वेजिटेटिव सेल से अगर कोई एम्ब्रियो बनता है तो उसको आप एपोस्पोरी बोलते हैं, यानी वेजिटेटिव सेल से अगर बीज बनता है तो उसको एपोस्पोरी। देखो बहुत आसान है याद रखना, ये दोनों रिकरेंट एपोमिक्सिस है, ये दोनों रिकरेंट एपोमिक्सिस है। और रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, जो डिप्लॉइड सेल से बनता है। जो किससे बनता है, डिप्लॉइड सेल से बनता है। एपोस्पेरी बनती है वेजिटेटिव सेल से। पहले तो एपोमिक्सिस क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का डेवलप होना। उसमें दो प्रकार हो गए, एक रिकरेंट एक नॉन रिकरेंट, एक तीसरा भी होता है, अभी तीसरे की बात नहीं करेंगे। तो यह है रिकरेंट एपोमिक्सिस। और रिकरेंट एपोमिक्सिस में एक होता है एपोस्पोरी जो वेजिटेटिव सेल से बना होता है। और वेजिटेटिव सेल कौन सी होती है, ओव्यूल की जो इंटीग्यूमेंट यानी बाहर वाली परत होती है, और इसके नीचे न्यूसेलस सेल होती है। अगर उससे एम्ब्रियो बनता है तो वो एपोस्पोरी है। और अगर मैं बात करूं कि यहां पर विभाजन हुआ ही नहीं है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही मेगास्पोर मदर सेल से अगर एम्ब्रियो बन जाता है या बीज बन जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लोस्पोरी। मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। अब बात आई, ये है दोनों नॉन रिकरेंट सिलेक्शन के प्रकार। किसके प्रकार है, नॉन रिकरेंट सिलेक्शन के प्रकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या होगा, बी। नॉन रिकरेंट सिलेक्शन का मतलब होता है हैप्लॉइड से अगर सीड बनता है, किसी हैप्लॉइड कोशिका से अगर सीड बनता है। एक होता है पार्थेनोजेनेसिस, एक होता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलप होना। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलप होना। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस है वो एपोमिक्सिस का प्रकार है, इसका मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना। और अगर एग सेल से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन सीधा ही एग सेल से क्या है, सीधा ही एग सेल से अगर एम्ब्रियो बन जाता है या सीड बन जाता है तो इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। हमने ये ओव्यूल बनाया, इसमें ये एग सेल थी, एग सेल से बना तो पार्थेनोजेनेसिस है। और इंटीग्यूमेंट सेल या सेनर्जेटिक सेल से अगर बीज बना है तो उसको एपोगेमी कहते हैं। सेनर्जेटिक सेल यानी अपविन्यास कोशिकाएं या फिर इंटीग्यूमेंट सेल होती है, उनसे अगर एम्ब्रियो बना है या सीड बना है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एपोगेमी बोल देते हैं। इन चारों को रट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट देना, ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सीधा सा बता दिया, एपोमिक्सिस बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का डेवलप होना। रिकरेंट जो एपोमिक्सिस होता है उसमें डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो बनता है, जैसे वेजिटेटिव सेल से बना है तो एपोस्पोरी है, मेगास्पोर मदर सेल से बना है तो डायस्पोरी है। मेगास्पोर मदर सेल फीमेल बनाती है, यानी फीमेल गैमिट्स बनाती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये हमेशा क्या बनाती है, पोलन बनाती है। माइक्रो यानी छोटे होते हैं, पोलन। मेगा यानी बड़ा होता है, यानी फीमेल है वो बड़ा होता है, ठीक है। और अगर हैप्लॉइड सेल से सीड बनता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अगर मैं बात करूं कोई सेनर्जेटिक सेल है या फिर इंटीग्यूमेंट, सॉरी इंटीग्यूमेंट क्या, सेनर्जेटिक या फिर एंटीपोडाइल सेल है जो इसके अंदर होती है, ये वाली और ये वाली, अगर इनसे सीड बनता है तो एपोगेमी है, यानी इनसे एम्ब्रियो बनता है तो एपोगेमी है। और अगर क्या है, एग सेल से एम्ब्रियो बनता है तो वो पार्थेनोजेनेसिस है। इन बातों को रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करें, सिंपल क्वेश्चन है, ए मेटिंग सिस्टम, सॉरी चलिए क्वेश्चन क्या है, ए मेटिंग सिस्टम इन विच ईच फीमेल गैमेट्स हैज इक्वल चांस टू यूनिट विद द एवरी मेल गैमेट्स इज कॉल्ड। एक समागम प्रणाली यानी मेटिंग की प्रणाली जिसमें प्रत्येक मादा युग्मक, मादा लिख दो जरा, मादा युग्मक को प्रत्येक नर युग्मक के साथ मिल एकजुट या मेटिंग होने का समान अवसर मिलता है। जैसे मान लो ये पॉपुलेशन, ये मान लो फीमेल है और ये पॉपुलेशन है मेल है, इसमें हम क्या करते हैं, मेटिंग करवाते हैं। ऐसा मेटिंग का मेथड, जैसे इस मेल है, इसके चांसेस सभी फीमेल में से किसी भी फीमेल के साथ मेटिंग होने के चांसेस बन सकते हैं, किसी के साथ भी मेटिंग होने के चांसेस बन सकते हैं।
किसी के साथ भी मेटिंग होने के चांसेस, इक्वल चांसेस है, होगी मेटिंग एक के साथ ही, लेकिन चांसेस कैसे हैं? इक्वल चांसेस है। मेटिंग एक के साथ ही होगी लेकिन चांसेस क्या है? इक्वल चांसेस है। बताओ कौन सा मेटिंग सिस्टम है ये? इसने ये पूछा है कि जो फीमेल पॉपुलेशन है और इसमें मान लो कि ये फीमेल पॉपुलेशन है, ये एक मेल है, इसको मैटिंग करवाएं तो सभी फीमेल्स के साथ इक्वल चांसेस है इसके मैटिंग के, होगा एक के साथ ही लेकिन चांसेस किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस मैटिंग सिस्टम को आप क्या बोलोगे? बताओ अभी क्या बोलोगे? रैंडम मैटिंग बोलते हैं। जैसे आपकी क्लास भरी खड़ी हुई है और मुझे एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना है, एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूंगा और वो मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, रेंडमली किसी को भी खड़ा कर सकता हूं, तो किसी का भी नंबर आ सकता है ना, उसको रैंडम मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम रैंडम मैटिंग बोल देंगे। क्या बोलेंगे? रैंडम। जैसे मान लो आप किसी क्लास में बैठे हैं, कोई टीचर आया, हाँ भाई आप खड़े होके बताओ, आप खड़े होके बताओ, आप खड़े होके बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है, वो रेंडमली पूछ रहा है और रेंडमली में किसी का भी नंबर आ सकता है, रेंडमली में किसी का भी नंबर आ सकता है। हाँ वो छाछ दूध ला के देता है, शायद उसका नहीं आता है कभी कभार, है ना, बाकी किसी का भी आ सकता है। अब देखो जेनेटिक एसोरेटिव मैटिंग, जेनेटिक एसोरेटिव मैटिंग का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर तो दे दिया है। जो जेनेटिकली जीनोटाइपिकली सेम होते हैं उनके बीच में मैटिंग होती है, यानी जेनेटिकली या जीनोटाइपिकली जो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनके बीच का जो क्रॉस होता है उसको जेनेटिक एसोरेटिव मैटिंग कहते हैं। जैसे मान लो ये दोनों एक जैसे, इनके बीच में क्रॉस करवा दिया तो क्या है? जेनेटिक एसोरेटिव मैटिंग है। इन दोनों के बीच में करवा दिया तो भी क्या है? जेनेटिक एसोरेटिव मैटिंग है। इन दोनों के बीच में करवा दिया तो वो भी कौन सा है? जेनेटिक एसोरेटिव मैटिंग्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिनोटाइप एसोरेटिव। फिनोटाइप, चलो एक बार, जेनेटिक डी एसोरेटिव, जेनेटिकली डी एसोरेटिव मैटिंग क्या होती है? जो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जैसे इनका क्रॉस हमने इसके साथ करवा दिया, इसका क्रॉस हमने इसके साथ करवा दिया, ये जेनेटिकली क्या है? आइडेंटिकल नहीं होते हैं। और जो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं उनके बीच क्रॉस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डी एसोरेटिव, है ना। फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक एसोरेटिव मैटिंग, फिनोटाइपिक एसोरेटिव मैटिंग का मतलब है टोल के साथ टोल का क्रॉस करवा दिया। जैसे मान लो ये टोल है, इसका क्रॉस टोल के साथ करवा दिया, ये टोल है, इसका क्रॉस टोल के साथ करवा दिया, मतलब फिनोटाइपिकली सारे ही लंबे हैं तो इनके बीच क्रॉस करवा रहे हो, वो कौन सा हो जाएगा? फिनोटिपिक एसोरेटिव मैटिंग हो जाएगी। फिनोटाइपिक डिसेरेटिव मैटिंग क्या होगी? जो दिखने में या फिनोटाइपिकली या लक्षण प्रारूप से अलग अलग है। जैसे ये क्या है? टोल है और इसका क्रॉस हमने ड्वार्फ के साथ करवा दिया। ये बोना है, ये लंबा, इनके बीच क्रॉस, जो लक्षण प्रारूप में समान है उनके बीच क्रॉस फिनोटाइपिक एसोरेटिव है, और जो लक्षण प्रारूप में समान नहीं है उनके बीच क्रॉस है वो कौन सा है? फिनोटाइपिक डिसोरेटिव से है। और जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है यानी जीनोटाइप से आइडेंटिकल है उनके बीच क्रॉस है तो वो जेनेटिकली एसोरेटिव है, और जो आइडेंटिकल नहीं है वो डिसोरेटिव है। और रैंडम किसी भी का क्रॉस किसी के साथ भी हो सकता है, इक्वल संभावनाएं रहती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको रैंडम मैटिंग है वो बोल दिया जाता है। क्लियर है? सर आरएयू में प्लांट ब्रीडिंग में ही पढ़ा रहा हूं, जेनेटिक्स मैडम पढ़ा रहे हैं। जेनेटिक्स कंप्लीट हो गई, आज तो मेरी क्लास थी भाई वीरेंद्र। चलिए बढ़े नेक्स्ट। इसका राइट आंसर तो सी ऑप्शन था। एपोमिक्सिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? एपोमिक्सिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? एपोमिक्सिस शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया? ए ऑप्शन ग्रीक, बी ऑप्शन लैटिन, सी ऑप्शन फ्रेंच और डी ऑप्शन इंग्लिश। आसान है। बताओ भाई कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। एपो, एपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम। मिक्सिस, मिक्सिस का मतलब होता है मिंगलिंग या मिक्स होना, मिंगलिंग या मिक्स होना। तो एपो मिक्सिस ग्रीक के दो वर्ड से आया है, एपो यानी अवे फ्रॉम
और मिक्सिक्स का मतलब क्या होता है, मिंगलिंग या मिक्सिंग। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एपोमिक्सिस है कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट वाज इनेक्टेड इन। पौधे, किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था, यानी कब स्टार्ट किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या। ये बहुत आसान है, मैंने आज 2 क्वेश्चन आपसे आसान ही पूछे है ना। एक तो नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है, और दूसरा जो आपका PPBFRA जो है, ये तो सबको ही पता है, सबका राइट आंसर है 2001। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन है। देखो, ब्रीडर्स और फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एक्ट है। कभी बात करेंगे इसके बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। नेक्स्ट है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन है। जीन की वैकल्पिक रूप को किस नाम से जाना जाता है। एक जीन में 2 वैकल्पिक फॉर्म होती है, जैसे एक ये और एक ये, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक जीन की दो वैकल्पिक फॉर्म होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। एक जीन की 2 वैकल्पिक फॉर्म होती है, उसे क्या कहा जाता है, बहुत आसान है, एलील कहते हैं। राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। फिनोटाइप, जो बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप यानी जो जीन की स्ट्रक्चर होती है और जो जीन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, है ना। जो मतलब जीन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीन के जो मतलब जो करेक्टर जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, उन जीनों का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन टाइप बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, एक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी एक लक्षण क्या लक्षणों का करेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। जीनोटाइप फिनोटाइप टर्म जॉनसन ने दी थी भाई, है ना। प्योर लाइन भी किसने दिया था, जॉनसन ने ही दिया था। और मल्टी लाइन जेनसन ने दिया था। जीनोटाइप, फिनोटाइप और प्योर लाइन है वो जॉनसन ने दिया था 1903 में। और वहीं पे मल्टी लाइन पूछ ले तो मल्टी लाइन किसने दिया था, जेनसन ने दिया था। और मल्टी लाइन का सबसे पहले जो कमर्शियली यूज किया था, व्यवसायिक जो उपयोग किया था, वो सबसे पहले एनी बोरलॉग ने किया था, वीट के अंदर किया था। मल्टी लाइन जेनसन ने दिया था, लेकिन इसका कमर्शियल जो यूज है, व्यवसायिक स्तर पर जो उपयोग है, वो किसने किया था, एनी बोरलॉग ने किया था। और किसके अंदर किया था, वीट के अंदर किया था। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच वन इज अमंग दीज इज नॉट ए ट्रिपल जीनी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट। इसमें से गेहूं की ट्रिपल जीनी ड्वार्फ किस्म कौन सी नहीं है। देखो, RST1 RST2 है ना, ये जीन वाली जो वेराइटियां सबसे पहले आई थी। नोरिंटन के अंदर 2 जीन थे, एक तो कौन सा था, RST1 RST2, उसके बाद तीसरा जीन और आया। तो ऐसे करके कुछ वेराइटियां हैं वो सिंगल जीनी है, कुछ वेराइटियां डबल जीनी है और कुछ वेराइटियां हैं ट्रिपल जीनी है। आपको यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है उसमें से 3 वेराइटी ट्रिपल जीनी है और बाकी एक वेराइटी है वो ट्रिपल जीनी नहीं है। देखो, एक तो है हीरा, ये ट्रिपल जीनी है। मोती, ये भी ट्रिपल जीनी है। कल्याण सोना डबल जीनी है। ये किसके क्रॉस से तैयार की गई है भाई, ये तैयार की गई है कल्याण 227 और सोना 227 के क्रॉस से। सोना 227 के क्रॉस से तैयार की गई है कल्याण सोना, और ये डबल जीनी है। कौन सी है, डबल जीनी है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो राइट होगा। और लाल बहादुर है, ये ट्रिपल जीनी है। लाल बहादुर है, ये कैसी वैरायटी है, ट्रिपल जीनी है। तो आपसे पूछा था कि इनमें से ट्रिपल जेनी वैरायटी कौन सी नहीं है, तो ट्रिपल जीनी वैरायटी कल्याण सोना नहीं है, बाकी तो सारी की सारी क्या है, ट्रिपल जीनी की वैरायटी है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पर्पज ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन। देखो, रिकरेंट सिलेक्शन दिया किसने था, कल परसों ही क्वेश्चन लेके आया था। सबसे पहले तो ये पूछ लो, लर्मा रोजा सिंगल जीनी है, सोनारा 63 और सोनारा 64 डबल जीनी है भाई। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि रिकरेंट सिलेक्शन दिया किसने था। एक दिन 2 दिन के बाद भूल जाते हैं क्या, मतलब आप तो वो बच्चे हैं जिनको डंडे से पढ़ाना चाहिए। हे एज गार्बर, हे और गार्बर ने दिया था 1919 में, है ना। और रिकरेंट सिलेक्शन शब्द है वो किसने दिया था, रिकरेंट सिलेक्शन शब्द है वो किसने दिया था, बताओ। रिकरेंट सिलेक्शन शब्द है वो किसने दिया था, रिकरेंट सिलेक्शन शब्द है, टर्म है, वो किसने दी थी।
हुल ने दी थी 1945 में। ये मैंने शायद 5-7 दिन की क्विज में किसी न किसी क्विज में करवाया, पीछे पीछे वाली 4 से 5 क्विज में किसी न किसी क्विज के अंदर करवाया गया क्वेश्चन है। लेकिन भाई साहब पढ़ते ही नहीं। यूट्यूब की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। जो चीज नहीं आती फिर कभी लौट आएगी वापस, है ना। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो कौन से कुंभ के मेले हैं, वो भी आते रहते हैं जाते रहते हैं ना। और हम बार बार फॉर्म भरते रहते हैं, पैसे लगाते रहते हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ना थोड़ी है हमें, है ना। और फिर बार बार कोचिंगों में पैसा भरोगे, है ना, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। आप नहीं पढ़ोगे तभी तो डेवलपमेंट होगा, बार बार फीस चुकाओगे तभी तो फायदा मिलेगा। और कोचिंगों वालों का माहौल बढ़िया बना हुआ ही है। कोई फर्स्ट रैंक एक ही आती है, 10 चैनल वाले आपस में दिखाते हैं मेरी फर्स्ट रैंक, मेरी फर्स्ट रैंक। आप इधर से अट्रैक्ट होते हो, उधर से अट्रैक्ट होते हो ना, फिर कोर्स परचेज करते हो, तभी कोचिंगों का विकास है, डेवलपमेंट। मत पढ़ा करो, है ना, फिर हमारा क्या होगा, तुम लोग पढ़ लोगे तो। चलिए, पर्पज ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन, आवर्त चयन का उद्देश्य क्या होता है। दिया तो हेज गार्बर ने 1919 में था, और जो टर्म दी थी वो किसने दी थी, हुल ने दी थी। कब दी थी, 1945 में। देखो, पहला ऑप्शन है न्यू वेराइटी डेवलपमेंट, नई किस्म विकसित करने के लिए। दूसरा है बेटर पेरेंट्स लाइन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अच्छी लाइनें विकसित करना हाइब्रिडाइजेशन के लिए। बेटर पेरेंट लाइन डेवलप करना सिंथेटिक वेराइटी के लिए, या ऑल ऑफ दिस। सारे ही उद्देश्य, जाहिर सी बात है, नई वेराइटी डेवलप भी करते हैं, बेटर पेरेंट्स लाइन है वो भी डेवलप की जाती है, चाहे वो सिंथेटिक वेराइटी है, चाहे वो कंपोजिट वेराइटी है, चाहे हाइब्रिड वेराइटी है। उनके लिए जो बेटर पेरेंट लाइन डेवलप करते हैं वो किससे करते हैं, रिकरेंट से करते हैं। किससे करते हैं। स्टिक तो मैं उठा लूं पुलिस वाली, लेकिन तुम लोग है ना ऑनलाइन हो, ऑफलाइन होते तो उठा ही लेता, क्या दिक्कत थी। तो देखो, न्यू वेराइटी डेवलपमेंट के लिए भी अपने रिकरेंट सिलेक्शन काम में लेते हैं, और बेटर पेरेंट्स लाइन डेवलप करने के लिए भी रिकरेंट सिलेक्शन काम में लेते हैं। और ये बेटर पेरेंट्स लाइन है वो आप किस किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंथेटिक वेराइटी के लिए कर सकते हैं, कंपोजिट वेराइटी के लिए कर सकते हैं, और हाइब्रिड वेराइटी के लिए भी कर सकते हैं। चलिए, डबल मोनोसोमी क्या है। देखो, एन्यूप्लॉइडी असुगुणिता की बात करते हैं तो उसमें कई सारे प्रकार होते हैं। एन्यूप्लॉइडी का मतलब एक तो होता है पॉलीप्लॉइडी, एक तो होता है हैप्लॉइड्स, ये है हैप्लॉइड्स, और ये है डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं गैमेट क्रोमोसोम, ठीक है, और डिप्लॉइड होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन की जो कंडीशन होती है। पॉलीप्लॉइड क्या होती है, पूरे के पूरे सेट के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लेक्शन हो जाता है। जैसे किसी में हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है 9 है, तो डिप्लॉइड कितने होंगे, 18, और 18 की बजाय 36 हो गए या 27 हो गए, है ना, तो ये क्या हो गया, पॉलीप्लॉइडी है। डिप्लॉइडी से 2 गुना से जो ज्यादा होते हैं वो क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी होता है। तो पॉलीप्लॉइडी में तो कई हो सकते हैं, एलो हो सकते हैं, ऑटो हो सकते हैं, वो बाद की बात है। यानी पूरे के पूरे गुणसूत्र के जो सेट है वो मल्टीप्लाई हो जाना पॉलीप्लॉइडी है। गुणसूत्र के सेट सिंगल होना क्या है, हैप्लॉइड है, डबल होना क्या है, डिप्लॉइड है, और डबल से ज्यादा होना क्या है, पॉलीप्लॉइड होता है। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइड तो सिंपल है। एक होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है, देखो जैसे मान लो किसी में 16 क्रोमोसोम नंबर है, जैसे अनियन गार्लिक में होते हैं ना, ये उसकी हैप्लॉइड कंडीशन है, ये अब डिप्लॉइड कंडीशन है। तो अब डिप्लॉइड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम हो गए, 16। अगर आधे कर दे तो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। पूरे का पूरा एक सेट ही क्या है, मल्टीप्लाई हो जाए, है ना, पूरे के पूरे क्रोमोसोम का सेट ही मल्टीप्लाई हो जाए, 16 की जगह कितने हो जाए, 24 हो जाए, या फिर 32 हो जाए, तो वो क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। जैसे मान लो पूरे के पूरे सेट कितने, 8, 8 के 8 मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या है, पॉलीप्लॉइडी है। तो ये जैसे ये हैप्लॉइड है, ये 2 हो गए तो डिप्लॉइड है, ये 3 हो गए तो ट्रिप्लॉइड है, ये 4 हो गए तो टेट्राप्लॉइड है। तो ये ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, ये जो भी है ये सारे के सारे क्या है, पॉलीप्लॉइड होते हैं। लेकिन कई बार मान लो ये डिप्लॉइड है, इसमें मियोसिस हो रहा है, आधे इधर हो जाएंगे आधे इधर हो जाएंगे, कल को इनमें फ्यूजन होगा, वापस से कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। लेकिन फ्यूजन होते समय क्या हुआ, सॉरी फ्यूजन क्या, डिवीजन होते समय, विभाजन होते समय इस पर्टिकुलर तीसरे सेट पे विभाजन ढंग से नहीं हुआ। विभाजन तीसरे सेट पे ढंग से नहीं हुआ, तीसरा सेट एक तरफ आ गया, पूरे का पूरा इधर नहीं आया, पूरे का पूरा इधर आ गया। तो इधर वाले गैमेट्स में कितने हो गए, 9, और इधर वाले गैमेट्स में क्या हो गए, 7। अगर ये नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे, 2n+1 हो जाएंगे, यानी 16 की बजाय कितने हो जाएंगे, 17। और ये एक नॉर्मल गैमेट के साथ जुड़ा तो इसमें क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएगा।
यानी 16 की बजाय कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है दो सेट पे क्या हो, अलग अलग पे ये डिवीजन सही नहीं हुआ, ये दोनों 5 इधर आ गए, तो अब इधर कितने क्रोमोजोम हो गए, 10 हो गए, और इधर कितने बच गए, 6। ये नॉर्मल के साथ जुड़ेगा तो क्या आएगा, नॉर्मल के साथ जुड़ेगा तो कंडीशन आएगी 2n+1+1, यानी 2 पे एक एक ज्यादा है। और यहां पे अगर हुआ ये नॉर्मल के साथ जुड़ा तो यहां क्या होगा, 2n-1-1 कंडीशन हो जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो गैमेट इधर आया है इसमें कितने हैं, 9, और 9 वाला ही एक और आ गया, 9 वाला ही एक आ गया, तो यहां पे क्या हो गया, 2n+2 हो गया, एक पे ही 2 एक्स्ट्रा है। एक ही सेट पे कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कौन से पे, तीसरे पे। मतलब दूसरा गैमेट आ रहा है उसमें भी तीसरा डबल था और इसमें भी तीसरा डबल है, 8 की बजाय 9 है, तो ये 2n+2 हो जाएगा। इधर कितने रह गए, 7, और ये किसी 7 वाले के साथ ही क्रॉस हो रहा है, तीसरे पे एक एक गायब है, तो ये क्या हो जाएगा, 2n-2 हो जाएगा। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो बनती रहती है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो बनती रहती है, ये एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। अब देखो सबसे पहला है, इसने पूछा है डबल मोनोसोमी, 2n-1 है, ये तो मोनोसोमी, ये क्या कहलाएगा, ये इधर अब साफ कर देते हैं, मोनोसोमी। ये क्या है भाई, 2n-2, इसको बोलते हैं नलीसोमी। अपने इसको क्या बोलते हैं, नलीसोमी। ये दोनों में ही कम हो रहा है, और दोनों में कम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोप्लॉइडी बोलते हैं ना। कम हो रहा है वो हाइपोप्लॉइडी, हाइपो एन्यूप्लॉइडी बोल सकते हो आप। और ये हाइपर होता है यानी इसमें बढ़ रहा है, 2n+1 है, इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। क्या बोलोगे, ट्राइसोमी। अगर 2n+2 हो जाता तो हम इसको टेट्रा बोल देते। क्या बोल देते, टेट्रासोमी। अब इसी तरीके से अगर 2n-1-1 है, यानी दो अलग अलग सेट से एक एक कम है, तो इसको बोलेंगे डबल मोनोसोमी। क्या बोलते हैं, डबल मोनोसोमी। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। और इसी तरह से 2n+1+1 हो जाता तो हम क्या बोल देते, डबल टेट्रासोमी, डबल ट्राइसोमी। 2n+1+1 हो जाता तो हम क्या बोल देते, डबल ट्राइसोमी। एक ही प्लस हो रहा है तो ट्राइसोमी, और अलग अलग सेट पे एक एक प्लस हो रहा है तो डबल ट्राइसोमी। और यहां आपसे डबल मोनोसोमी पूछा गया था, तो डी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, यहां पे डी ऑप्शन है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए। द geometrical device that help to find out all the possible combination of male and female gametes is known as, युग्मकों की ज्यामिति के रूप में आरेखित करना क्या कहलाता है। जैसे आप मेंडल वाला जो सिंगल क्रॉस है, डबल क्रॉस है, वो पढ़ते थे। अपने छोटा एग्जांपल लेते हैं ना, थक जाओगे, शाम हो चुकी है, तो छोटा एग्जांपल लेते हैं, सिंगल क्रॉस की बात करते हैं। तो इससे आया F1, ये F1 के अंदर अपने सेल्फिंग करवाते हैं तो कैसे गैमेट्स बने। इसको बढ़िया तरीके से दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ मेल दिखा देंगे, एक तरफ फीमेल दिखा देंगे। मेल के सर पे साफा होता है और फीमेल के गल में मंगलसूत्र होता है। पहचान लोगे ना, कईयों को इसकी पहचान नहीं है, तो ये सीधा सा तरीका है। मेल के तो साफा है देखो सर पे, और फीमेल के मंगलसूत्र है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरफ बने और कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरफ बने। आप इसको इस तरह से अरेंज करते थे। आजकल तो बड़े हो गए, नहीं करते हो। तो ये जो डिब्बा बनाया, ये पूछा है ये क्या है, ये जो बॉक्स बनाया इससे पूछा है क्या है, बताओ इसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। आज के क्वेश्चन मुश्किल है, मुश्किल तो प्लांट ब्रीडिंग मुश्किल ही है कई लोगों के लिए, ये तो ठीक लगता है भाई। पुनेट स्क्वायर, राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है वो राइट है। पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पुनेट स्क्वायर है वो कहा जाता है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन तो कई पड़े हैं भी, टाइम हो गया। विच टर्म रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, किसी विभेदात्मक लक्षण के एक जोड़े के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है एक लंबा है जैसे, तो उसका कॉन्ट्रास्ट कौन सा होगा, वो बोला। इसने क्या बोला है, विच टर्म रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसके पेयर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बताओ भाई।
नहीं भाई सोनाली, आजकल उनसे कुछ नहीं बनता है, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। देखो क्विज तभी समझ में आती है जब आपको कुछ बेसिक है ना हो। और प्लांट ब्रीडिंग की क्विज है, जाहिर सी बात है, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का प्लांट ब्रीडिंग कमजोर होता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का प्लांट ब्रीडिंग कमजोर होता है। क्विज में बहुत ज्यादा डिटेल से हर एक टर्म को समझाने के लिए 10 से 15 मिनट चाहिए, तो एक क्वेश्चन को 1 घंटा लग जाए। फिर आप सोचोगे भाई मास्टर पगला गया है, आधे घंटे में एक ही क्वेश्चन करवा रहा है ना। तो वो भी देखना पड़ता है अपने को। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस तो किसको बोलते हैं? जीन के दोनों एलील जब अलग अलग होते हैं वो हेट्रोजाइगस है। जब एक ही जीन के दोनों एलील है वो सेम होते हैं तो होमोजाइगस होते हैं। एक होमोजीनस और हेट्रोजीनस भी होता है। पॉपुलेशन अगर समान दिखती है तो वो होमोजीनस है, यानी एक जैसी है, और डिफरेंट दिखती है तो हेट्रोजीनस होती है। एक जैसी दिखती है तो होमोजीनस है, और थोड़ा उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, हेट्रोजीनस है। एक जीन के दोनों एलील एक जैसे हैं तो होमोजाइगस है, और अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस है। कोडोमिनेंट जीन कौन से होते हैं? जो दोनों ही अपने लक्षण प्रकट करते हैं, यानी साथ में जो अपने लक्षण प्रकट करते हैं वो कोडोमिनेंट होता है ना। कोडोमिनेंस पे कोरल कोरेंस ने काम किया था, फिर कभी अपने डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोडोमिनेंस एक बहुत शानदार चीज है। चलिए, एलिलोमॉर्फस, जो ये बोला गया है कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, एक जोड़े जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जैसे लंबा और बोना, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए एक जोड़े जो विभेदात्मक लक्षण होते हैं, विभेदात्मक ना बोलकर विपरीत बोले, एक जोड़ी जो विपरीत लक्षण होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं एलोमॉर्फस। एलो का मतलब डिफरेंट, मोर्फस यानी दिखने में। जो दिखने में डिफरेंट है, बिल्कुल विपरीत कैरेक्टर है, उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? एलोमॉर्फस टर्म है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है वो आपका राइट है। क्लियर है स्टूडेंट?